हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का पार्ट 1 कर लिया था, है ना। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। ये सभी तो हमने देख लिया था। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। आप यहाँ पे देखो कि हमारा जो बिजनेस एक्टिविटीज है, लास्ट क्लास में हमने बिजनेस के बारे में तो पढ़ लिया। अब बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को इंडस्ट्री कहा गया है और दूसरे पार्ट को यहाँ पे कॉमर्स कहा गया है। ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। वहीं पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड या कॉमर्स जो है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है: ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। अब इसको डिटेल्ड में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हमारा एक ओवरव्यू था कि इस टॉपिक्स में, इस पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा भी बिजनेस रिस्क के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज से। देखो इंडस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या इंडस्ट्री और फैक्ट्री एक होता है या अलग होता है? फैक्ट्री एक ऐसा जगह है जहां पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री उससे अलग है थोड़ा। इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होगा। एक चीज कॉमन हो गया इसमें। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को भी हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो देखो यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, ये तो ठीक है। लेकिन एक चीज और आता है, जब हम लोग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस करेंगे तो ये हम लोग पाएंगे यहाँ पे कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है, जैसे मान लो शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्रांड है, जैसे यहाँ पे नाइकी हो गया, रिबॉक हो गया, एडिडास हो गया, पूमा हो गया, एक्शन हो गया, टीआरबी हो गया। तो इस तरह के काफी सारे प्रोडक्ट्स, काफी सारे ब्रांड्स हो सकते हैं। अब ये सब एक कॉमन प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, है ना। इसीलिए इन सभी को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, इन सभी को कलेक्टिवली इंडस्ट्री कहा जाएगा। तो शूज इंडस्ट्री, जब ऐसा बात किया जाए शूज इंडस्ट्री, तो शूज इंडस्ट्रीज में शूज बनाने वाले जितने भी ब्रांड्स होंगे वो सब आ जाएंगे। इंडस्ट्री हमारा क्या हो गया, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को लेके चला जाता है। फैक्ट्री जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, दैट प्लेस इज नोन एज फैक्ट्री। ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तीन तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, ऐसा गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने में मदद करे, है ना, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन करने में मदद करे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में काम आता है। जैसे अब मशीन के थ्रू ही ये पेन बना होगा, ठीक है। मशीन क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। नाउ कंज्यूमर गुड्स, दीज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कंज्यूमर्स गुड। ऐसा गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किया जाए, जैसे सपोज ये कर लो, ये पेन हो गया, है ना, ये क्लोथ हो गए, तो ये कंज्यूमर गुड्स आ गया जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाने वाला है। ये क्लोथ्स, मेडिसिन, ये सब इसका एग्जांपल। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स सच गुड्स एज प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स सच एज। इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल आपका प्लास्टिक, रबर, ये सभी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक गुड्स के द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरे इंडस्ट्री के द्वारा ये यूज किया जा रहा है। एक फर्म ने उसे बनाया और दूसरा फर्म उसका इस्तेमाल कर रहा है आगे फर्दर प्रोडक्शन में। ऐसे गुड्स जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम आने वाले हैं उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये स्टील से ये पेन बना है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टील से। तो स्टील किसी और फर्म ने बनाया और पेन किसी और फर्म ने बनाया, ठीक है। स्टील क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, है ना। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये हमारा मैटर करता है। तो अभी जब जब तक इसमें फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, उसके बाद वो फाइनल गुड्स बन जाता है। अब आगे आते हैं, इसके बारे में तो आपने काफी पढ़ रखा है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा।
तो लेकिन इसमें हमारा बाइफर्केशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड, है ना, ऐसे एक्टिविटीज जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है, through which natural resources are used to produce raw materials for other industry. So natural resources का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है ना, जो कि दूसरे इंडस्ट्री के लिए क्या हो सके, बेस एक प्रिपेयर कर सके, एज अ रॉ मटेरियल भी प्रिपेयर कर सके। एक फाइनल भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो इसमें दो तरह के इंडस्ट्री आ जाएंगे, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। अब इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसे कहेंगे? सो इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच something is extracted out of earth, water or air. So earth के नीचे से अगर हम किसी चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटर के नीचे से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एयर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो ये सभी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिस इंडस्ट्री में होगा वो सभी क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो जाएगा, और वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे फार्मिंग, तो अर्थ है ना, अर्थ का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सॉइल का इस्तेमाल हुआ, उसके नीचे से हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, माइनिंग, जैसे कोल माइन हो गया, आयरन ओर माइन हो गया, गोल्ड माइन हो गया, ये सभी माइनिंग, तो बियॉन्ड ये क्या हो रहा है, अर्थ से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री, तो जेनेटिक इंडस्ट्री किसे कहते हैं? It refers to those industry under which the breed of animals and vegetables are improved and made useful. So यहाँ पे breeding के through यहाँ पे काम होता है, animals में, vegetables में, fruits में, इन सभी में। So इसमें examples हैं, जैसे poultry farm हो गए। So ये poultry farm जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे chicken, ducks, इन सभी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, फिशरीज हो गया, है ना, फिश हैचरी, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर क्या हो गया, डेयरी फार्मिंग, ये सभी इसमें आ जाएगा, जेनेटिक का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें दो आए, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं? सो पहला तो यहाँ पे यह है कि अधिकतर सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या हो जाता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट आए हैं वो आगे मैन्युफैक्चर होके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे मस्टर्ड सीड्स कहाँ पे बने? सो प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुए हैं। और मस्टर्ड ऑयल में कन्वर्ट कहाँ पे किया जाएगा? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में किया जाएगा। सो इसमें दो तरह के इंडस्ट्री आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। तो अब पहला मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मस्टर्ड सीड्स टू मस्टर्ड ऑयल, है ना, शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो शुगर हमारा बन रहा है शुगर केन के थ्रू, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ यहाँ पे पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, जैसे एनालिटिक, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री यहाँ पे दिया गया क्या? एनालिटिक इंडस्ट्री। नाउ एनालिटिक इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? सो डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। तो जब अलग अलग प्रोडक्ट एक ही मटेरियल से बने तो वो एनालिटिक इंडस्ट्री में आ जाता है। एग्जाम्पल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ क्रूड ऑयल। सो आप देखो कि आपने ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में कि उसमें पेट्रोल का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल क्या किया जा रहा है? विड्रॉ किया जा रहा है थ्रू अर्थ। ठीक है, अब ये क्रूड ऑयल निकाला तो गया, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है। अब इसको अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न जब किया जाता है ना, इसको प्रोसेस जब किया जाता है, तो उससे हमारा क्या होता है, अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट्स पे हमारा अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलता है। जैसे इसमें आप देखो कि यहाँ पे पेट्रोलियम गैस हो गया, गैसोलीन हो गया, है ना, उसी तरह से अलग अलग तरह के, उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बेसिक समझ लो, उतना डीप में हमें जाने का जरूरत नहीं है। सो अगर एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट बनाया जाए सो वो एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हो जाता है? सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब दोज इंडस्ट्री वेयर इन
useful things are manufactured by making the raw material to pass through different production process। जब रॉ मटेरियल्स को हम लोग डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेस से गुजारते हैं और उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है, सो उसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। वो सभी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। लाइक सुगर है ना, तो सुगर हमारा सुगर केन के थ्रू आ रहा है। स्टील फ्रॉम आयरन ओर है ना, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सभी हो गया इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देखो कि गन्ने से कैसे यहाँ पे प्रोसेस होके, पूरा प्रोसेस होके ये क्या हो रहा है, शुगर बन रहा है। ठीक है, कि पहला वो प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो हार्वेस्ट करके फिर फैक्ट्री आया है ना, कटिंग हुआ उसका, कटिंग से उसके बाद जूस निकला, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया जा रहा है फर्दर, और उसके बाद फाइनल हमारे पास शुगर आ रहा है। सो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया। उसके बाद दो और आ गए इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, एक हो गया सिंथेटिक इंडस्ट्री और एक असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो सिंथेटिक इंडस्ट्री, मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। सो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया एग्जांपल, जैसे पेंट हो गया, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, ये सभी सिंथेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। वही असेंबलिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं, wherein parts manufactured by different industries are assembled to produce new useful product। जहां पे अलग अलग इंडस्ट्री के द्वारा जो पार्ट्स बनाए जा रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए जो नेसेसरी होते हैं, सो उसे मिक्स कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या लैपटॉप्स, सो इसमें आप देखोगे असेंबल किया जाता है, इसमें मदरबोर्ड, कीबोर्ड, अलग अलग मॉनिटर, अलग अलग कंपनीज बना रही है, उसे फिर असेंबल करके यहाँ पे लगाया जाता है। उसी तरह से कार, तो कार में स्टील कोई अलग फॉर्म बना रहा है, टायर कोई अलग फॉर्म बना रहा है, उसमें इनबिल्ट जो साउंड सिस्टम होते हैं वो अलग कोई बना रहा है। ठीक है, उसमें कैमरा सिस्टम है वो किसी अलग कंपनी का लगा हुआ है। ठीक है, उसमें जो स्टील इंजन्स है वो मेन कंपनी का है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया गया, दैट इज कार। सो ये असेंबलिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जो क्या हो रहा है कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स। तो ऐसी भी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो L&T कंस्ट्रक्शन, है ना। L&T कंस्ट्रक्शन एक काफी फेमस इसका एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। सो ये सभी इंडस्ट्रीज बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, अपार्टमेंट्स, इन सभी को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। सो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हो गया। नाउ टर्सरी इंडस्ट्री। सो टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं। सो टर्सरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं, जहां पे हमारा सर्विस का इस्तेमाल हो रहा है। सो इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली। सो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जिन जिन सर्विसेज का जरूरत होता है, तो वो सर्विसेज जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उसे टर्सरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जांपल आ गया आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग, ये सभी आ गया, है ना। बैंक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे ये सर्विस इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो ये सभी चीजें, ये सभी क्या हो गया, टर्सरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। जो सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ये भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्स। सो अब हम लोग कॉमर्स जब पढ़ रहे हैं, है ना, आप 11th में कॉमर्स आपने ऑप्ट किया है, सो क्या आपको कॉमर्स के बारे में पता है, कॉमर्स किसे कहते हैं। सो चलो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझते हैं, फिर आ जाएंगे हम लोग उसके रियल डेफिनेशन पे। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट में आप देखो कि यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये एक बिजनेस है, प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो कोई भी आप गुड्स अपने दिमाग में रख लो, चॉकलेट हो गया, सोप हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, क्लॉथ हो गया, कुछ भी अपने दिमाग में आप यहाँ पे रख लो। सो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा। ये कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर जो होगा, जैसे फैक्ट्री सेटअप है तो जनरली रिमोट एरियाज में रहता है, तो एक जगह फैक्ट्री सेटअप है और कंज्यूमर्स तो पूरे ऑल ओवर कंट्री में फैले हुए हैं, या हो सकता है कंट्री से बाहर भी हो। तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर तक का काम जो हो गया वो जनरली क्या हो गया, वो टेक्निकल काम हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन के बाद, यानी कि प्रोड्यूसर से के बाद जो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हो चुका है, कंज्यूमर तक पहुंचाने का जितना भी काम है वो सभी कॉमर्स देखता है।
ठीक है, यानी प्रोडक्शन के बाद जो भी काम है गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना और उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना, ये सभी कॉमर्स में आ जाता है। ठीक है, और एक इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देखो कि हुआ क्या कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में काफी गैप है यहाँ पे, और काफी रुकावटें आती हैं कि प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे हमारा गुड्स प्रोडक्शन हो चुका है, गुड्स का प्रोडक्शन अब कंज्यूमर तक पहुंचाना है वो गुड्स को। ठीक है, कंज्यूमर तक अगर हमें गुड्स को पहुंचाना है तो काफी सारे हाइंड्रेंसेस या रुकावट आ सकती है। क्या? सबसे पहला लोगों का रुकावट। ठीक है, सो अब यहां तक पहुंचेगा कैसे? तो पर्सन का जो हाइंड्रेंस है वो ट्रेड के थ्रू हमारा दूर होता है। दूसरा, प्लेस का रुकावट। प्लेस का रुकावट का मतलब क्या कि प्रोडक्शन कहीं हो रहा है और कंजम्पशन तो थ्रू आउट द कंट्री हो रहा है, सो वो ट्रांसपोर्टेशन से वो हाइंड्रेंसेस को दूर किया जाता है। फिर है टाइम का हिंड्रेंस कि आज हमने प्रोडक्शन तो कर लिया है लेकिन उसका कंजम्पशन तुरंत नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि फ्रिज हमने बनाया है, सो फ्रिज अगर यहाँ पे 20,000 उस फ्रिज मैन्युफैक्चर हो चुका है, एक ही बार में 20 का 20 तो सेल नहीं हो जाएगा, 20 का 20,000 तो सेल नहीं हो जाएगा। तो उसको अब टाइम का हिंड्रेंस है कि प्रोडक्शन कभी हुआ और कंजम्पशन वो आगे होना भी बाकी है, सो अब हमें स्टोर करना पड़ेगा, सो उसके लिए वेयर हाउसिंग। फिर रिस्क है हमारा, काफी सारे रिस्क है ना। सो मान लेते हैं फैक्ट्री में आग लग सकता है, या फिर और क्या चीजें हो सकती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में एक्सीडेंट हो सकता है ना। फैक्ट्री में गुड्स खराब हो सकता है बारिश के कारण, या बहुत सारी चीजों के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, इन सभी चीजों की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। सो ये रिस्क है। सो इस रिस्क को हम लोग रिड्यूस करते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। फिर फाइनेंस, फाइनेंस का रुकावट है ना, पैसों का रुकावट। सो इसको बैंकिंग के थ्रू दूर किया जाता है। और इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन यानी कि अब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है फिर भी कंज्यूमर को पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो अगर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है कंज्यूमर को, तो फिर क्या होगा? वो नहीं खरीदेगा। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बेस्ट क्वालिटी है, बट कंज्यूमर को बताना तो पड़ेगा। सो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। सो ये हाइंड्रेंसेस हो गया, और जो इन हाइंड्रेंसेस को दूर करता है उसी को कॉमर्स कहते हैं, है ना। इन हाइंड्रेंसेस को जो दूर किया, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जितने भी हाइंड्रेंसेस आपको दिखे, ये ग्रीन कलर में जो भी लिखे हुए हैं ये सभी हाइंड्रेंसेस हैं। ये रुकावटें जो आपको दिखी वो दूर होता है इन सभी से, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। सो जो भी इस हाइंड्रेंसेस को दूर करता है उसी को कॉमर्स कहते हैं। सो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इसका मीनिंग पे। सो मीनिंग क्या कहा कि कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, इट embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services। तो काइंड ऑफ ये देख सकते हो कि टर्सरी इंडस्ट्रीज वाले जो जो काम है वो सब कॉमर्स में मेनली आ रहे हैं। ठीक है, इन अदर in other words it refers to sum total of all those activities which are engaged in removal of hindrances of person, place, time, risk, finance, information in exchange of commodities। so ये सभी कॉमर्स हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉमर्स किसे कहते हैं। हाइंड्रेंसेस के बारे में तो हमने बात कर ली, है ना, कि कितने सारे हाइंड्रेंस है। तो ट्रेड का हाइंड्रेंस पर्सन के थ्रू, हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन ट्रेड के थ्रू दूर होता है by marking goods available, by making goods available to consumer from producers। transportation removes hindrance of place, ये हमने देखा। वेयर हाउस, जहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं ये, ताकि हमारा सामान बीच में खराब ना हो और होल्ड कर सके हम एक लंबे समय तक। फिर रिस्क जो था वो रिस्क को रिड्यूस करते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। फिर फाइनेंस का जो भी रुकावट था कि जैसे एसेट्स परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है और बाकी एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे या किसके थ्रू रूट होगा हमारा, तो ये बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद इंफॉर्मेशन का जो हाइंड्रेंस था वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग दूर कर रहे थे। ये सभी क्या हो गया, ये सभी हमारा बेसिकली कॉमर्स का पार्ट है। तो कॉमर्स में आपने देखा कि दो चीजें हो सकती है, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको शो किया था। सो इसमें क्या है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। सबसे पहला वर्ड आ गया हमारा ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिर्फ अगर गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग हो रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सो इसे ट्रेड कहेंगे। सो ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, अब आपको क्या पता चल रहा है, तो आप फर्स्ट स्लाइड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में बिजनेस एक्टिविटीज मेंशन था, एक साइड इंडस्ट्री था, एक साइड कॉमर्स था, कॉमर्स के अंदर ट्रेड आ रहा है। सो ट्रेड बहुत ही छोटा पार्ट है बिजनेस का, बिजनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सो बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट कॉमर्स भी है। ठीक है, और इंटरचेंजेबली जनरल यूज होता है बिजनेस और कॉमर्स वर्ड, है ना। आप आगे जब पढ़ोगे तो इंटरचेंजेबली ब्रॉडर टर्म में बिजनेस और कॉमर्स एक जैसा यूज होता है, लेकिन बिजनेस इज अ लॉट मोर वाइडर टर्म बिकॉज कॉमर्स में हमारे सर्विसेज आ जाते हैं जनरली। ठीक है, और हमारा बिजनेस में प्रोडक्शन भी आ जाता है, जो कि कॉमर्स में प्रोडक्शन नहीं आता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाएंगे, रॉ मटेरियल परचेज करना प्रोडक्शन के लिए, ये सभी चीजें आ जाएंगी। लेकिन कॉमर्स में बेसिकली सर्विसेज का यहाँ पे बात किया गया, जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम डिफरेंट हो गया, वो और भी ब्रॉडर टर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि ट्रेड का मतलब तो आपने समझ लिया कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें कितने तरह के ट्रेड हो सकते हैं। सो ट्रेड का जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेड हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटरनल ट्रेड, एक हो सकता है एक्सटर्नल ट्रेड। सो अब यहाँ पे देखते हैं इंटरनल ट्रेड में क्या हो गया। सो जो भी हमारा ट्रेड विद इन अ कंट्री हो रहा है ना, विद इन अ कंट्री, जैसे अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, वो इंटरनल ट्रेड होगा। उसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। सो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होता है, देखो ये फ्लो चार्ट देखो, यहाँ मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया है, अब होलसेलर्स उसको परचेज करते हैं बल्क में। ठीक है, बल्क में परचेज करते हैं, एक ही बार ज्यादा क्वांटिटीज में परचेज करते हैं होलसेलर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू वो छोटे छोटे रिटेलर्स के पास जाता है, तो रिटेलर्स रिलेटिवली कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं, है ना। और फिर रिटेलर्स कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये चेन का एग्जांपल आप कैसे देख सकते हो, जैसे सपोज आप बिस्किट परचेज करने जा रहे हो। ठीक है, आप ब्रिटानिया का कोई बिस्किट परचेज करने जा रहे हो, तो आप गए रिटेल शॉप में, है ना, रिटेलर के पास गए, आप आसपास में जो भी आपके ग्रोसरी शॉप होंगे उसके पास गए, वहां आप खरीद रहे हो, है ना। वो किससे खरीदता है, तो वो होलसेलर से खरीदता है, जो एक ही बार में बल्क में सेल करता है, या बल्क में वो परचेज करके लाता है और फिर सेल करता है। तो होलसेलर्स बल्क में परचेज करते हैं, रिटेलर्स उससे कम में, है ना, उस उतना ज्यादा क्वांटिटीज में वो परचेज नहीं करते हैं। होलसेलर जनरली स्पेशलाइज्ड होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में। जैसे अगर वो क्या कर रहा है, अगर मान लेते हैं पोटैटो सेल कर रहा है तो सिर्फ पोटैटो, है ना, टोमेटो सेल कर रहा है तो सिर्फ टोमेटो, ऐसे जनरली देखे जाते हैं। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी रखते हैं वो लोग, लेकिन जनरली होलसेलर से स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। और रिटेलर्स क्या हुए कि वो किससे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, होलसेलर्स के से वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चेन हो गया आपका होलसेलर टू रिटेलर। फिर एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड किसे कहें, तो एक्सटर्नल ट्रेड में दो या दो से ज्यादा कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सो ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब इसमें क्या क्या आ गया, इंपोर्ट आ गया। सो इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में प्रोडक्ट को मंगवाते हैं यानी परचेज करते हैं, वो इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब जब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को सेल करते हैं गुड्स, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और एक नया टर्म यहाँ पे इंटरपोर्ट आया। तो ये इंटरपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि एक कंट्री से हमने परचेज किया, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक कंट्री है, तो एक कंट्री से हमने यहाँ परचेज कर लिया और फिर दूसरे कंट्री को सेल कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरपोर्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन फर्म्स में इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका एंड एक्सपोर्ट द सर्विसेज टू नेपाल। ठीक है, सो अमेरिका से परचेज कोई सामान किया हमने और फिर हमने नेपाल को सेल कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन जो हो गया, ये ट्रेड जो हो गया, इंटरपोर्ट कहला गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स में हमने दो पार्ट्स हमें पढ़ना था, एक ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ट्रेड तो हमने देख लिया, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वही पांच चीजें हैं, क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ऑक्सिलरीज या एड टू ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी सर्विसेज जो हमारा ट्रेड को हेल्प कर रही है
ट्रेड स्मूथ करने में, स्मूथ ट्रेड हमारा मेंटेनेंस करने में यहाँ पे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का इस्तेमाल होता है। एड का मतलब क्या हो गया, हेल्प। तो ये ट्रेड को और हेल्प कर रहा है। तो इसमें जितने भी सर्विसेज हो गए, जो सर्विस सेक्टर, टर्सरी इंडस्ट्रीज के जितने भी सेक्टर्स आ गए, वो सभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ गए। सो इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, ये कैसे हमारा मदद करता है। तो आज के डेट में बिना ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी बिजनेस आप इमेजिन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो ट्रांसपोर्टेशन कितने तरह का हो सकता है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है हमारा रोडवेज हो सकता है, फिर हमारा रेलवेज हो सकता है, फिर वाटरवेज हो सकता है, एयरवेज हो सकता है। तो 4 टाइप्स ऑफ यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ठीक है। उसके थ्रू हम कम्युनिकेट भी करेंगे। सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग सर्विसेज, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, इन सभी के थ्रू आज के डेट में कम्युनिकेशन हो रहा है, एक फर्म दूसरे फर्म से कम्युनिकेट कर रही है। फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो पहला तो हमें अगर पैसे का जरूरत होगा एसेट्स परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो बैंक के थ्रू हम लोग लोन भी ले सकते हैं। या जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है आज के डेट में सभी बैंकिंग के थ्रू हो रहा है ना। जो भी हमारा सेल के थ्रू पैसे आ रहे हैं वो सभी बैंक अकाउंट के थ्रू रूटेड है। सो बैंक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। तो बैंक के अगर हम बैंक नहीं होगा तो आज के डेट में बिजनेस पॉसिबल भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस को हमने पढ़ा किस चीज के लिए होता है। सो रिस्क को कवर करने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए। रिस्क को कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। पूरी तरह से रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती है। सो नेचुरल कैलेमिटीज को हम कितना भी चाहें रोक नहीं सकते हैं, है ना, अनसर्टेन है। सो उस तरह का रिस्क तो डेफिनेटली अकर होगा। सो उसको पूरी तरह से हम कम नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। अगर फायर इंश्योरेंस ले रखे हैं हम लोग, तो फैक्ट्री में ऐसा नहीं कि आग ही नहीं लगेगा, आग लगेगा, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है उसका मोस्टली जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग, हमने गुड्स को बना लिया है तो उसको स्टोर करने के लिए भी तो जगह होना चाहिए ना हमारे पास, दैट इज वेयर हाउस। फिर एडवर्टाइजिंग। सो प्रोडक्ट को बना तो लिया है हमने, सो उसके लिए ऐड भी तो करना है, तो ऐड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल चैनल से हम लोग कर सकते हैं, जैसे किस किस चीज़ों से हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सो हम लोग टेलीविज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल आज के डेट में कर सकते हैं, गूगल ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के डेट में मल्टीपल जगह पे एड्स चल रहे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, वेबसाइट पे ऐड चलाना हो गया, है ना, सेलिब्रिटी को लेके किन चीज़ों पे, तो टेलीविज़न पे ऐड करवाना हो गया, बैनर्स हो गया, पोस्टर्स हो गए, रेडियो पे एडवर्टाइज करवाना हो गया, मल्टीपल चैनल्स हैं एडवर्टाइजमेंट के। अब एक टॉपिक और, एक है हमारा टॉपिक बिजनेस रिस्क। सो अब देखो बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं या रिस्क क्या है। सो रिस्क किसे कहते हैं, रिस्क का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस। लॉस होने की संभावना या कम प्रॉफिट होने की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को रिस्क कहते हैं। उन सभी संभावनाओं की वजह से रिस्क आता है। रिस्क का कारण क्या है मेन, तो मेन कारण है अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब यहाँ पे आप देखो कि अनसर्टेनिटी है, हमें पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें पता नहीं है कि कब कहाँ आग लग जाएगा, कब क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा या कोई नेचुरल कैलेमिटीज अकर हो जाए। सो अनसर्टन है, बहुत सारी चीजें अनसर्टन है, तो उन अनसर्टेनिटीज के वजह से रिस्क आता है, चांस आता है कि हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मे डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब कोई अच्छा खासा प्रोडक्ट था, अब उसका क्या हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गया। क्यों, तो कस्टमर्स का यहाँ पे कस्टमर्स का टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो गया। सो टेस्ट और प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो गया, जैसे पहले क्या होता था कि बहुत अलग अलग तरह के, अब जैसे व्हाइट स्नीकर, सो व्हाइट स्नीकर का पहले उतना डिमांड नहीं था, व्हाइट लोग पहनना, वो भी शूज पहनना, बहुत लोग सोचते थे कि ये व्हाइट कलर का शूज हो भी सकता है। हम लोग बचपन में सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में वो पहना करते थे, है ना, स्कूल्स में, वो भी पीटी के टाइम, जब पीटी डे होता था उस दिन पहन के जाना होता था व्हाइट शूज। सो व्हाइट शूज का ऐसा कोई नहीं था कि आप पार्टी में पहन के चले जाओगे या कैजुअल,
तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, या अगर आप ये पहनते तो। लेकिन आज के डेट में देखो एक फैशन चल गया, तो फैशन हो गया या यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि डिमांड चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो नॉर्मल प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया, दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट था उसका तो डिमांड यहाँ पे कम हो गया, जैसे टेलीविजन के आने की वजह से रेडियो का डिमांड कम हो गया। सो अनसर्टेन है कि कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कब कंज्यूमर का प्रेफरेंस यहाँ पे बदल जाए, है ना, कब कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटर है हमारा वो नए तरह का प्रोडक्ट ले आए, नया स्कीम ले आए, अलग तरह से डिस्काउंट वो प्रोवाइड करने लगे, तो हर जगह रिस्क है। अब यहाँ पे आगे देखें हम लोग की नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का? सो सबसे पहला, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। पहला ये हमने देखा अनसर्टेनिटीज के वजह से, कि चीजें अनसर्टेन है, इसके वजह से बिजनेस रिस्क होती है। दूसरा है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क को मैंने बताया ना कि रिस्क को हम लोग पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से बच नहीं सकते हैं, बट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो जो डिग्री ऑफ रिस्क है कि कितना रिस्क होगा, तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, तो नेचर कैसा है बिजनेस का, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा होगा क्योंकि उसके एक्टिविटीज ज्यादा होंगे। और ट्रेडिंग बिजनेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में डिफरेंस क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब जो बना के सेल कर रही है, और ट्रेडिंग का मतलब जो खरीद के ला रही है और फिर सेल कर रही है। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक्टिविटीज ज्यादा होगा, सो उसका रिस्क भी ज्यादा है कि उसके पास फैक्ट्री होंगे, फैक्ट्री में घटनाएं होने का 100 रीजन हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग का उससे कम होगा, है ना, तो डिग्री ऑफ रिस्क ट्रेडिंग वाले बिजनेस में कम होगा और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डिग्री ऑफ रिस्क ज्यादा होगा। उसी तरह से साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा एज कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है रिस्क टेकिंग का, कि ये कहा जाता है कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। लेकिन हायर, ये एक स्टेटमेंट आप इसको मत बना लो कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, कि ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये ऐसा कह सकते हो कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं, है ना, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, है ना, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, हायर इज द चांस। चांस है, चांस ही बोला जा रहा है, एकदम गारंटी नहीं दिया जा रहा है कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा, गारंटी नहीं है क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। इसीलिए चांस है, ज्यादा रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा चांस बनता है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो कारण क्या क्या हो सकता है बिजनेस रिस्क का? सबसे पहला कारण नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, ह्यूमन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फेमिन हो गया, है ना, तो ये सभी सुनामीज हो गया, ये सभी हो गया नेचुरल कॉजेज। दे रिजल्ट इन हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इज इन बिजनेस। फिर उसके बाद ह्यूमन कॉजेज, है ना, लोगों के वजह से रिस्क बिजनेस में आता है। अब लोगों के वजह से क्या आता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। लोगों की वजह से क्या हो सकता है? डिसऑनेस्टी, कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो चुरा के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया। ठीक है, तो डेटा थेफ्ट का हमारा यहाँ पे रिस्क है। ठीक है, फिर उसके बाद केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज। केयरलेस है लोग, सो वहां पे बैनर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है नो स्मोकिंग का, ये हमारा ये बिजनेस है, पेट्रोल का बिजनेस है हमारा, ये बिजनेस है, स्मोक नहीं करना है इतने एरिया में, और फिर भी वहां पे जो एम्प्लॉय है उसका लापरवाही की वजह से उसने अगर स्मोक किया, केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा किया, तो घटना हो सकता है ना, और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। फिर स्ट्राइक हो सकता है, स्ट्राइक हो गया, एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए, अचानक प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना, प्रोडक्शन रुक जाएगा, काम रुक जाएगा, सेल्स रुक जाएगा, ये सभी हो सकता है। तो स्ट्राइक, रायट, दंगे हो गए। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट सही ढंग का नहीं है, सो उसके वजह से भी ऐसा रिस्क है, ऐसा रिस्क आ जाएगा कि हमारा लॉस हो रहा है कि मैनेजमेंट ही ढंग का नहीं है। ठीक है, मैनेज ही प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर, उसके पास इक्विपमेंट्स है, हर कुछ है, लेकिन मैनेज करने नहीं आ रहा है, सो फिर उसी तरह से हमारा रिस्क आ जाएगा।
सो रिस्क को, ह्यूमन रिस्क को, अच्छा ह्यूमन रिस्क को, नेचुरल रिस्क को हम लोग पूरी तरह से नहीं हटा सकते थे, लेकिन ह्यूमन रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। रिस्क ड्यू टू ह्यूमन कॉजेस कैन बी रिड्यूस्ड विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कैसे? तो अब कोई भी डेटा चोरी वगैरह ये कर रहा है तो प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो, सुपरविजन होते रहे, है ना, इन सभी के लिए सुपरवाइजर्स लगे रहे, पेनाल्टीज इम्पोज हो ऐसे के लिए, स्ट्राइक पे जाने के लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि स्ट्राइक पे जाने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेस। सो इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आते हैं उसके वजह से जो रिस्क आ रहा है, जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन, जैसे चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। क्या क्या हो सकता है? सो फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन, है ना, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई, डिमांड बढ़ गया तो अब क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गया और उतना प्रोडक्शन ही हमने नहीं किया था, सो फिर हमारा उतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो पाएगा। अचानक से डिमांड ही कम हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनकम कम आएगा। कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया, ज़्यादा फर्म्स आ गए, उस पर भी हमारा क्या होगा कि प्रॉफिट घटेगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आज के डेट में जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, रोबोटिक्स, एआई का इस्तेमाल कर रही है, सो उसके वजह से जो फर्म्स इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है उसे ऑब्वियसली लॉस होगा ही होगा। प्रोडक्शन मेथड में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉसेस। तो प्रोडक्शन, अगर आप पुराना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको उस तरह का रिजल्ट न मिले आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। नेक्स्ट है फिजिकल कॉजेज। सो फिजिकल कॉजेज क्या है? सो मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर में ऑल्सो लीड टू लॉसेज, जैसे बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, मशीन्स में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन। सो मशीन खराब था ना, बॉयलर बर्स्ट कर गया या मशीन खराब होने की वजह से एम्प्लॉय क्या हो गया, एम्प्लॉय का डेथ हो गया या एम्प्लॉय का मान लेते हैं कोई शरीर का पार्ट डैमेज हो गया। सो ये फिजिकल कॉज है, इसके वजह से भी फर्म को काफी नुकसान होगा, फर्म बंद भी हो सकता है, ऐसा ये सब कॉजेज है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर कॉजेज। सो अनफोर्सीन इवेंट्स, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। सो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, अचानक किसी सीएम ने क्या हो गया कि रिजाइन कर दिया, ठीक है, अब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के कुछ समय, अब प्रॉपर सीएम ना होने की वजह से या वहां पे आप इमरजेंसी सीएम किसी को अगर बनाया गया तो उस तरह से सिचुएशंस में चेंजेस आ सकती है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। सो इन सभी की वजह से कुछ और भी कॉजेज हैं हमारे जो क्या हो गए, रिस्क का कारण बनेंगे और लॉस देंगे हमारे फर्म को। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क दो तरह का होता है, एक है स्पेक्युलेटिव, दूसरा है प्योर रिस्क। सो स्पेक्युलेटिव रिस्क किसे कहते हैं? तो सच रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ऐसा रिस्क जिसमें दोनों की संभावनाएं बनती है, या तो बहुत या तो गेन हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, दोनों का सिचुएशन बनता है। तो दे अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन लाइक फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। तो अब जैसे क्या हो गया कि डिमांड क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल हो गया, तो अब ऐसा ये आया, ऐसा हो गया कि क्या हो गया कि हमारा प्रॉफिट हो गया, है ना, अचानक से डिमांड चेंज हो गया तो लॉस भी हो सकता है। तो ऐसा कि जिसके वजह से मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से या तो हमारा गेन होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, दोनों में से कोई होगा, एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दोनों का पॉसिबिलिटी है। चेंजेस इन प्राइसेस और फैशन और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। सो कस्टमर्स का डिमांड चेंज हो गया, सो अब अगर मान लेते हैं फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन है तो फायदा होगा, अनफेवरेबल है तो लॉस हो जाएगा। जैसे एक प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट का डिमांड, कंज्यूमर अब चाह रही यही प्रोडक्ट खरीदे, यही खरीदे, है ना, अब ढूंढ ढूंढ के ये प्रोडक्ट वो खरीद रही है। सो अब क्या हो गया, ऐसा चेंजेस आया, ये स्पेक्युलेटिव रिस्क हुआ, ये ऐसा स्पेक्युलेशन है फ्यूचर में कि ऐसा कुछ होने वाला है, डिमांड चेंज होने वाला है, कंज्यूमर का डिमांड चेंज होने वाला है, फैशन चेंज होने वाला है। तो अब फैशन चेंज होगा तो किस तरह का फैशन आ जाएगा ये नहीं पता, ठीक है, हो सकता है हमारा ही प्रोडक्ट फैशन में आ जाए, तो हमारा प्रोडक्ट अगर फैशन में आ जाएगा तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट, गेन ही गेन, और हमारा प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ फैशन हो जाए तो फिर लॉस। नेक्स्ट है प्योर रिस्क। सो प्योर रिस्क क्या हो गया, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या होगा ही नहीं लॉस, ठीक है, ऊपर वाले में दोनों का सिचुएशन था, गेन भी हो सकता था लॉस भी हो सकता था स्पेक्युलेटिव में, लेकिन प्योर में या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा।
गेन का कोई संभावना नहीं। तो यहाँ पे चांस ऑफ फायर, आग लगने की संभावनाएं हैं, आग लगा तो लॉस होगा, नहीं लगा तो कोई लॉस नहीं। ठीक है, सो ये हमारा प्योर रिस्क हो गया। सो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट में इसका इस चैप्टर का कवर कर लिया है। एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इन इंडिया, इंडिया से रिलेटेड क्या उसके बैकग्राउंड है बिजनेस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इन इंडिया। सो एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा अलग तरह का टॉपिक है, वो उसमें ज्यादा कंटेंट्स है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसीलिए आपको उसके लिए सेपरेट एक वीडियो चाहिए। इसमें भी अगर ऐड ऑन करते तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है ना, हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स तो कम से कम जाता ही जाता। अभी अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स हुआ है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप वहाँ पे क्वेरी डाल सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।